लकड़बग्घा हंसा। सैयद मोहम्मद अशरफ। खिड़की के नीम तारीक शीशों के परे बची खुची रात तेज़ और सर्द हवाओं के साथ बहती रही। कमरे के अंदर बहुत हब्स था और नीले बल्ब की मध्यम रोशनी बहुत हैबतनाक और पुरस्रार महसूस हो रही थी। मुन्नू भैया के अलावा सब लोग अपने अपने बिस्तरों में पड़े जाग रहे थे। सबको मालूम था कि मुन्नू भैया के अलावा सब लोग जाग रहे हैं, लेकिन एक जाने बूझे खौफ की बिना पर कोई इस बात का इजहार नहीं कर रहा था कि उसे मालूम है कि दूसरे लोग जाग रहे हैं। और यूं जागने वाला हर शख्स तन्हा न होते हुए भी खुद को सबसे दूर महसूस कर रहा था। सबके दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे और लग रहा था जैसे कोई चीज़ नरखरे पर रेंग रही हो। तभी बड़ी अप्पी ने सांस रोके रोके बहुत पुरस्रार आवाज़ में अम्मी से पूछा, क्या मुन्नू भैया को लकड़बग्घा दिखाने के लिए चिड़ियाघर ले जाना ज़रूरी है अम्मी? सबने एक झुरझुरी सी महसूस की। बड़ी अप्पी की आवाज़ की गूंज दूसरे ही लम्हे नीली तारीकियों में डूब गई थी, लेकिन उनके सवाल के बाद जितने पल गुजरे वो जागने वालों के दिलों की तेज़ तेज़ धड़कनों को गिनते रहे। अम्मी ने पहलू बदलकर घूमकर उस तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई थी और उन्हें एहसास हुआ कि कमरे के हब्स में मज़ीद इजाफा हो गया हो। बाहर की हवाएं कुछ और तेज़ और गंभीर हो गईं। उन्होंने बड़ी अप्पी की सहमी सहमी आंखों में गौर से झांका और खोखली आवाज़ में कहा, हाँ और क्या, जंगल ले जाऊंगी मुन्नू को लकड़बग्घा दिखाने? जंगल नहीं अम्मी, अम्मी आप जाग रही हैं ना, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? बड़ी अप्पी भर्राई हुई आवाज़ में बोली, सो जाओ बेटा, तुम नींद में हो जो ऐसे सवाल कर रही हो। चलो सो जाओ, रात बहुत बीत गई है। पापा, भाईजान और छोटी अप्पी जो खामोश पड़े जाग रहे थे, जानते थे कि बड़ी अप्पी ने यह सवाल नींद में नहीं किया है। ख़ुद अम्मी को मालूम था कि ऐसे सवाल नींद में नहीं, होश के आलम में किए जाते हैं, लेकिन किसी ने बड़ी अप्पी के सवाल की हिम्मत अफजाई इस डर से नहीं की कि कहीं अम्मी सही जवाब न दे दें कि जागने वालों में सही जवाब सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खुद बड़ी अप्पी सवाल करने के बाद सांस रोके दुआ करती रहीं कि अम्मी खामोश रहें। बाहर हवा ने सांस भरी और अचानक सबके लाशऊर में फिर वही भयानक आवाज़ गूंजी, चट 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 चट। इस आवाज़ को महसूस करते ही सबके दिल इतनी शिद्दत से धड़के जैसे सीने से निकल पड़ेंगे। ऐसा लगा जैसे नीम तारीक कमरे में कोई साया डोल रहा है। सांस रोके बदन सिकोड़े तमाम जागने वाले सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। अम्मी ने पहलू बदलकर मुन्नू भैया को लिपटा लिया ताकि ख़ुद उनका खौफ कम हो, और फिर सोचा कि यह सब मुन्नू भैया की वजह से हुआ। इधर 10-15 दिन से रेलवे लाइन के उस पार देहात में एक लकड़बग्घा लागू हो गया था। हर दूसरे तीसरे दिन एक आध वारदात की खबर मिलती। मुन्नू भैया को जब मालूम हुआ कि लकड़बग्घा छोटे बच्चों का गोश्त बड़े शौक़ से खाता है, तो लकड़बग्घा उनके वजूद पर अपने पूरे वजूद के साथ हावी हो गया। उन्होंने कभी लकड़बग्घा देखा था न उसकी तस्वीर, बचपन ही से बस उसका नाम सुन रखा था। जब भी उसका नाम सुनते तो उसके साथ किसी मासूम बच्चे की लाश का जिक्र होता, इसलिए वो उस दिन अनदेखे दुश्मन से बहुत खौफज़दा थे। आज शाम को उन्होंने फिर यह खबर सुनी थी कि रेलवे लाइन के पार लकड़बग्घा एक बच्चे को उठाकर ले गया है। यह खबर सुनते ही उनके चेहरे पर सफ़ेदी दौड़ गई थी। शाम को वो घर से बाहर नहीं निकले। आंगन से ड्राइंग रूम तक वो सहमे सहमे डरे डरे खामोश घूमते रहे। रात को भाईजान के दोस्त अख्तर भाई ने उनका डर दूर करने के लिए उन्हें ढारस दी कि वो लकड़बग्घे से इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे कि वो इस इलाके में न आए। 11-12 बरस के मुन्नू भैया में इतनी हिम्मत भी न हुई थी कि पूछें कि क्या लकड़बग्घा हमारी आपकी तरफ बातें कर लेता है, लेकिन यह तसव्वुर करके उनके खौफ में मज़ीद इजाफा हो गया था कि लकड़बग्घा बातें भी कर लेता है। उन्हें लकड़बग्घा एक अजीब गरीब सी चीज़ महसूस हुई। लकड़बग्घे की सही जसामत का भी उन्हें अंदाज़ा नहीं था। उनके दोस्त लोगों ने उन्हें बताया था कि लकड़बग्घा दीवार के बराबर ऊंचा होता है, तभी तो दीवार फलांग कर बच्चों को उठा ले जाता है। पापा और अम्मी ने बताया था कि लकड़बग्घा कुत्ते के बराबर एक वहशी जानवर होता है।
भाईजान, बड़ी अप्पी और छोटी अप्पी ने उसकी जसामत के बारे में ज़्यादा वजाहत इसलिए नहीं की कि उन्होंने खुद कभी लकड़बग्गा नहीं देखा था। रात को सोते वक्त मुन्नू भैया ने क्रिकेट का बल्ला और माचिस गद्दे के नीचे छुपा कर रख लिए। उन्होंने चौथे दर्जे में पढ़ा था कि जंगली जानवर आग से डरते हैं। शाम से ही लकड़बग्घे से मुताल्लिक़ उनके छोटे से जहन में अजीब व गरीब भयानक खाके बन रहे थे। तो रात को जब वो सोने के लिए लेटे तो उन खाकों ने मिलजुल कर एक नहायत खौफनाक सूरत इख्तियार कर ली। भाईजान ने उठकर तमाम दरवाज़ों की कुंडियाँ देखीं, खिड़कियों की सटिकनियाँ बंद की, पड़ोस में आवाज़ देकर होशियार रहने की तलकीन की और आकर बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, एक आध दिन में लकड़बग्घा पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। पड़ोस में भी लकड़बग्घे की वजह से काफ़ी दहशत थी। लोग शाम ही से दरवाज़ा बंद करके घरों में कैद हो जाते थे और ध्यान रखते थे कि छोटे बच्चे नज़र के सामने ही रहें। इन मकानों में ज़्यादा ख़तरा महसूस किया जा रहा था जो रेलवे लाइन के पास बसे हुए थे। मुन्नू भैया का घर भी रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब था। मुन्नू भैया अपना सहमा सहमा चेहरा लिए अम्मी से लिपट कर सो गए तो पापा ने एक बार फिर दरवाज़ों के पास जाकर आहट ली, कुंडियों को देखा और आकर पलंग पर लेट गए। बाहर दिसंबर की सर्द रात थी और हवाएं बहुत तेज़ थीं कि अचानक मुन्नू भैया की चीख सुनाई दी और सारा घर जाग पड़ा, जिसके बाद से अब तक कोई नहीं सो पाया था। और इस दरमियान हालात की तफसील यह है कि अम्मी ने घबरा कर पूछा था, क्या बात है मुन्नू भैया, क्या हुआ, क्यों चीखे? अम्मी अम्मी, मुन्नू भैया ने उनके बदन में अपना सर छुपा लिया। क्या हुआ, बताओ, जल्दी बताओ बेटे, पापा ने घबरा कर पूछा। अम्मी, लकड़बग्घा मेरे पास खड़ा था, मुझे उसने झुक कर सूंघा। नहीं मुन्नू भैया, तुमने ख्वाब देखा होगा। पापा, भाईजान, बड़ी अप्पी, छोटी अप्पी सब के सब अम्मी के पलंग के पास आकर खड़े हो गए। मुन्नू भैया के चेहरे का सारा खून जैसे गायब हो गया था, आंखें खौफ के मारे फटी पड़ रही थीं और होंठ बिल्कुल खुश्क हो गए थे। नहीं अम्मी, मैंने देखा, वो दीवार इतना ऊंचा था और अपनी लंबी गर्दन झुकाकर उसने मुझे सूंघा और बड़े बड़े सींग चुभो दिए। सबकी निंदासी आंखें चमकने लगीं। तब पापा ने कहा, बेटे मुन्नू, लकड़बग्घा दीवार के बराबर नहीं, कुत्ते जैसा होता है। और उसके सींग कब होते हैं? तुमने ख्वाब देखा था, कलमा पढ़कर सोया करो बेटा। कलमा पढ़ा था पापा, और अलहम्दो भी। मुन्नू भैया ने अम्मी की गोद में सर रखकर रोना शुरू कर दिया। सबको अजीब सी दुश्वारी का एहसास हो रहा था कि मुन्नू भैया को कैसे यकीन दिलाया जाए कि लकड़बग्घे ने नहीं, उसके खौफ ने उन्हें डराया है। तभी अम्मी ने कहा था, बेटा मुन्नू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि लकड़बग्घा कैसा होता है, ताकि तुम्हारे दिल से उसका खौफ निकल जाए। सब अपने अपने बिस्तरों में लेट गए और अम्मी की बात पर हूँ हाँ करने लगे ताकि मुन्नू भैया को इत्मीनान रहे कि सब जाग रहे हैं। खिड़कियाँ और दरवाजे हवा के ज़ोर से हौले हौले बज रहे थे, जिनकी आवाज़ें माहौल को और ज़्यादा दहशतनाक बना रही थीं। सबके बदन में खौफ की लहरें सी दौड़ रही थीं। मुन्नू भैया धीमे धीमे सिसकते रहे और अब अम्मी ने जागते हुए लोगों के दरमियान नीले बल्ब की रोशनी में अजीब सी आवाज़ में कहना शुरू किया, मुन्नू भैया, ये जो लकड़बग्घा सुन रहे हो ना तुम, ये जो लकड़बग्घा होता है ना, ये कुत्ते जैसा एक जानवर होता है, लेकिन कुत्तों के दरमियान खड़ा कर दो तो आसानी से पहचान लोगे। यह बहुत हासिद और खूंखार जानवर होता है बेटा, लेकिन बहादुर बिल्कुल नहीं होता। भाईजान ने एक लंबी सी हूँ करके तायीद की थी। सब कान लगाए अम्मी को सुनते रहे। यह हमेशा सादा दिल और मासूम बच्चों पर ही हमला करता है, मक्कारी से पीछा करता है। आहट होने पर पीछे मुड़कर देखो तो लगे जैसे कोई वफादार कुत्ता चला आ रहा हो, सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जैसे ही मौका आता है तो ज़रा निगाह बची और ये ऊपर लपका। इतना कहने के बाद ख़ुद अम्मी ने महसूस किया कि उनकी आवाज़ कुछ अजनबी सी हो गई है। मुन्नू भैया ने महसूस किया कि बाकी लोग खामोश हो गए हैं लेकिन जाग रहे हैं। अम्मी, इससे बचने की कोई तरकीब होती है? मुन्नू भैया ने हौले से पूछा। इससे बचने के लिए बस एहतियात सबसे बड़ी शर्त होती है बेटा। रात गए देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर किसी झाड़ी की तरफ जाना हो तो बचाव के लिए कोई धारदार हथियार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अंधेरा या धुंधलका हो तो किसी कुत्ते जैसी चीज़ को कुत्ता नहीं समझना चाहिए। सबने बिस्तरों में लेटे लेटे अपने बदन सिकोड़ लिए और सांस रोक कर
अम्मी की बात पर गौर किया तो नलके में किसी कुत्ते जैसी चीज़ को कुत्ता नहीं समझना चाहिए। तुम उसका मुकाबला क्रिकेट के बल्ले और माचिस से करना चाहते हो? बेवकूफ़ कहीं के। एक मासूम बच्चे ने एक दफ़ा ऐसा ही किया था। जब लकड़बग्घा आया तो वो बच्चा कुछ न कर सका। उसने बच्चे को दबोचा और गर्दन चीर कर सारा खून पी लिया और पंजे गाड़ कर आंतें निकाल लीं और तमाम गोश्त उधेड़ उधेड़ कर खा लिया। अम्मी अम्मी, मुन्नू भैया ने उनकी कमर मजबूती से पकड़ ली। डरो मत, मैं तुम्हें सारे खतरात से आगाह करना चाहती हूँ ताकि कभी धोखा न उठाओ, अम्मी ने भारी आवाज़ में कहा। खिड़कियों के शीशों के बाहर कोहरा धुएं की तरह सुलग रहा था। हवाएं रात की तारीकियों से कुछ कहती हुई गुजर गईं। अंदर हफ्स ज़दा कमरे में पड़े हुए सब लोग अम्मी को सुनते रहे। अम्मी ने उसी आवाज़ में कहा, बेटा तुम्हें इतनी तफसील से इसलिए बता रही हूँ कि लकड़बग्घा जो होता है ना, यह शेर की तरह बहादुर तो होता नहीं कि सामने से हमला करे। निहायत कमीना जानवर होता है, हमेशा पीछे से लिपट पड़ता है। यह जानता है कि लोग उसे कुत्ता समझेंगे, इसलिए धोखे ही धोखे में बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और चुपचाप मौके का इंतज़ार करता है। बस ज़रा आँख बची, बस ज़रा आँख बची। और सबके दिल की धड़कनें कमरे में गूंजने लगी। बस एक पहचान होती है, अम्मी ने कहना शुरू किया। हाँ, बस एक पहचान होती है। जब ये चलता है तो चट चट की आवाज़ें आती हैं, लेकिन लोग बाग ये आवाज़ें अपनी चाल के शोर में सुन नहीं पाते। इसलिए ज़रूरी है कि रास्ते में जब तुम देखो कि कोई चीज़ तुम्हारे पीछे चुपचाप लगी है और कुत्ते की तरह मासूम और वफ़ादार बनी पीछे चली आ रही है, तो उस वक्त रुक कर गौर से सुनो कि उसके पैरों से चट चट की आवाज़ें तो नहीं आ रही हैं। लेकिन मुन्नू बेटे, लोग खुद अपनी चाल के शोर में यह आवाज़ें सुन ही नहीं पाते। और पापा, भाईजान, बड़ी अप्पी, छोटी अप्पी, सबको अपनी सांसें सीने में घुटती महसूस हुईं। सबको बहुत वाज़े अंदाज में महसूस हुआ कि जैसे बाहर अभी अभी चट चट की आवाज़ आई हो। अम्मी, हमें लकड़बग्घा दिखाइएगा, मुन्नू भैया ने गनूदा होते हुए फरमाइश की थी। हाँ हाँ, अब के लखनऊ चलेंगे तो चिड़ियाघर में देख लेना। अब सो जाओ बेटे, रात बहुत बीत गई है। अम्मी खामोश हो गई थी। मुन्नू भैया सो चुके थे, लेकिन सबके कानों में अम्मी की आवाज़ अभी तक गूंज रही थी। धुंधलके में बिल्कुल कुत्ता जैसा नज़र आता है, वफादार बना हुआ, मक्कार, पीछे पीछे चलता है, बिल्कुल करीब आ जाता है। खबर भी नहीं होती कि वो आ गया और फिर ज़रा मौका मिला और ये झपटा। बड़ा हासिद और चालाक होता है, बहुत चालाक। कभी सामने से हमला नहीं करता, बस खुद को वफादार कुत्ता जाहिर करता हुआ बिल्कुल करीब आ जाता है। बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब, बस ज़रा मौका मिला और झपटा। सब जागने वाले मध्यम नीली तारीकी में आंखें खोले सोच रहे थे कि वो हूँ हाँ करना क्यों भूल गए हैं। घुटी हुई फ़ज़ा में सब यही सोचते रहे कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरा रोशन हो गया हो। तभी बड़ी अप्पी के जहन में एक झमाका सा हुआ। उन्हें लगा जैसे उन पर अभी अभी इंकशाफ हुआ हो कि सब लोगों की सरासीमगी और खौफ का क्या सबब था। उन्होंने गर्दन मोड़कर अंदाज़ा किया कि मुन्नू भैया के अलावा सब लोग जाग रहे हैं, लेकिन कोई जाहिर नहीं कर रहा कि वो जाग रहा है। नीली रोशनी ने माहौल में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी थी। खिड़कियों के पट आहिस्ता आहिस्ता बज रहे थे। उस वक्त बड़ी अप्पी ने सांस रोके रोके बहुत पुरस्रार अंदाज में पूछा था, क्या मुन्नू भैया को लकड़बग्घा दिखाने के लिए चिड़ियाघर ले जाना ज़रूरी है अम्मी? उस वक्त सब जागने वालों को एहसास हुआ कि यही सवाल उनके जहनों में भी था। यह सवाल जहनों में क्यों आया? सबको अंदाज़ा हुआ कि यह सवाल तो जहनों में आना ही था। तभी अम्मी ने बड़ी अप्पी को सोने की हिदायत की थी और तभी सबके लाशऊर में चट 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 की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। यह आवाज़ें खिड़कियों के बाहर से नहीं आ रही थीं। रात बीती और दिन की हलचल शुरू हुई और सब लोग अपने अपने पलंग से उठे तो महसूस हुआ कि रात की बातें अभी तक दिमाग पर उसी तरह हावी हैं। जब सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ हुए तो एक अजीब बात महसूस की गई। उन्हें बार बार ऐसा लगता जैसे कहीं से एक पुरस्रार आवाज़ आ रही है, चट 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 चट, जैसे कहीं करीब में लकड़बग्घा चल रहा हो। पापा और भाईजान अपने अपने काम पर गए तो उन्हें बार बार यह आवाज़ मुख्तलिफ़ मकामात पर सुनने को मिली। रात के सारे वाक़यात उनकी आंखों में ताज़ा हो जाते। काम करते करते जैसे ही वो आवाज़ जहन में आती, हाथ रोक कर घबरा कर पीछे पलट पड़ते, लेकिन पीछे अपना कोई अजीज़ दोस्त खड़ा नज़र आता। वो सर झटक कर उन आवाज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगते।
वफादार कुत्ते की तरह पीछे लगा रहता है, जहाँ मौका मिला झपट पड़ा, सामने से हमला नहीं करता, बड़ा हासिद और मक्कार जानवर होता है। बड़ी अप्पी और छोटी अप्पी पढ़ने के लिए क्लास में गईं। क्लास के बाद जब उनकी सहेलियां आज उनसे बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थीं, तो उस वक्त दोनों ने वही दहशतनाक पुरस्रार आवाज़ सुनी, चट 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 चट। हरासा होकर उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। क्या कहती? शाम को घर में जब सब लोग जमा हुए तो हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी, लेकिन आज सब ने आपस में एक अजीब रिश्ता महसूस किया, जैसे जनरल वार्ड में अपने साथ के बीमारों को देखकर एक ज़ाती सा ताल्लुक़ महसूस होता है कि यह भी हमारी तरह माजूर हैं और हमारी ही तरह बेबस हैं, लेकिन अपने मुंह से किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे दूसरों को ज़रा भी शुबह होता कि दिन किस सोच में गुजरा है। सब एक दूसरे से खुद को छुपा रहे थे, जैसे इंसान न हो, कोई भेद हो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वही चट चट की आवाज़ें सबके जहनों में चटकने लगतीं। पापा के दोस्त ख्वाजा साहब पापा को बिज़नेस के मुतालिक एक बहुत अहम मशवरा देकर जा रहे थे, तो उस वक्त ड्राइंग रूम के बाहर अंधेरा मुसल्लत हो चुका था। उसी वक्त पापा को महसूस हुआ कि ख्वाजा साहब के पैरों से वही आवाज़ें आ रही हैं। जाते जाते जब ख्वाजा साहब ने मुड़कर पापा से ये कहा कि इस काम को उनके मशवरे के मुताबिक करने में पापा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो मालूम नहीं क्यों पापा को यह महसूस हुआ कि ख्वाजा साहब की आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई हैं और उनसे दरिंदगी टपक रही है। जैसे जैसे पापा ने ख़ुद को बिस्तर पर गिरा दिया। थोड़ी देर के बाद भाईजान के दोस्त अख्तर भाई आ गए। मुन्नू भैया बहुत देर तक उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते रहे कि बड़ा चाकू कितने रुपए तक में आ जाएगा। फिर भाईजान ने इशारे से मुन्नू भैया को अंदर भेजा और अख्तर भाई को किसी बात पर मशवरा देने लगे। अख्तर भाई भी बहुत देर तक उन्हें किसी बात पर समझाते रहे। छोटी अप्पी जो पानी ला रही थीं, दोनों की बातें सुनकर रुक गईं। अचानक किसी बात पर भाईजान ने अख्तर भाई के पीछे खड़े होकर झुककर उनके कान के पास अपना मुंह लाकर कहा, तुम अगर ये काम शुरू कर दो तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। इस सिलसिले में मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगा। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है, क्यों, है ना? अख्तर भाई उनका चेहरा नहीं देख पाए थे, वरना देखते कि भाईजान की आंखें बहुत वहशी हो गई थीं और उनकी बाँछों से नुकीले दांत बाहर निकल पड़े थे। जब अख्तर भाई रुखसत हो गए और भाईजान घर के अंदर वापस आ रहे थे, तो छोटी अप्पी ने चिल्लाकर कहा, लकड़ बग्घा, लकड़ बग्घा। कहाँ है? भाईजान पर्दा उठाकर अंदर आए और छोटी अप्पी को घूर कर देखा। मालूम नहीं। बाहर ड्राइंग रूम से क्या आप आ रहे थे? मैंने अभी अभी चट चट की आवाज़ें सुनी हैं। क्या वो आपके पैरों से निकल रही थीं? मालूम नहीं। भाईजान ने कुछ सोचते हुए कहा, मालूम नहीं, लेकिन खुदा जाने क्यों आज अपने कई दोस्तों की टांगों से ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दी। अभी अभी जब अख्तर गया तब भी मालूम नहीं, मेरा वहम है या शायद। भाईजान क्या आप भी? छोटी अप्पी सरासीमा हो गई थी। चुप रहो, इस मौजू पर बात मत करो। मुन्नू भैया के ज़िद करने पर पापा और भाईजान ने कई मरतबा उठकर दरवाज़ों को देखा, और जब सब लोग सोने के लिए लेट गए तो मुन्नू भैया के अलावा सब ने सोचा, अपनी दुनिया के मुतालिक सोचा, अपने दोस्तों के मुतालिक सोचा, अपने गिर्द फैले हज़ारों अफराद के मुतालिक सोचा, और फिर अपने मुतालिक सोचा। खिड़कियों के बाहर सर्द हवाओं के भारी भारी झोंके साएं साएं की लय पर बह रहे थे। साएं साएं की उन आवाज़ों की मंडली के साथ सबके जहन अपने और दूसरों के अमल का अहाता करते हुए जब दूर तक चले गए, और सबको अपनी अपनी वो बातें भी याद आ गईं जो माजी के उजाड़ खंडरों के बिलों में नागिनों की तरह छुप गई थीं, तो उन्हें अपने नरखड़े पर कोई चीज़ रेंगती महसूस हुई, और अपने आप से बेयकीनी की इस कैफियत में उन्होंने देखा कि खिड़कियों के बाहर कोहरे से परे दूर दूर तक एक जंगल फैला हुआ है, जिसमें कुत्तों जैसे बहुत से जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। मुन्नू भैया ने सोते में बहुत ज़ोर से पहलू बदला और उनकी आवाज़ से सब कमरे के अंदर वापस आ गए। सबके दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे दीवार पर नंगे क्लॉक ने अभी अभी बोलना शुरू किया है, टिक टिक टिक। क्लॉक की टिक टिक, बाहर की हवाओं की साएं साएं के बहते हुए शोर के नीचे फैले हुए इस जंगल की आवाज़ और सीने से टकराती हुई दिल की धड़कनें आपस में मुद्गम हो गईं और इस वहशी आवाज़ में बदल गईं, चट 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 चट।
और सबने महसूस किया कि खिड़कियों के बाहर भी एक जंगल है और खिड़कियों के अंदर भी एक जंगल है। कमरे की दीवारों के बीच जंगल में लेटे लेटे सबने पिछली रात याद की। कुत्ते की तरह खामोशी से पीछे लगा रहता है, अम्मी ने कहा था। मौका मिलते ही झपट पड़ता है, पंजों से आते निकाल लेता है, गर्दन पर चढ़कर खून पी जाता है, दांतों से गोश्त उधेड़ डालता है, अम्मी ने कहा था। सब सोचते रहे और अपनी अपनी ज़िंदगी पढ़ते रहे। सब जाग रहे थे और सबको मालूम था कि दूसरे भी जाग रहे हैं। दूर चौकीदारों की सीटियां गूंज रही थीं और मनहूस रात खिड़कियों के बाहर सरसरा रही थी। और फिर सुबह जब पापा सबसे पहले सोकर उठे तो एक अजीब सी बात हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी टांगों से चट चट की आवाज़ें आ रही हैं। वो ठिठक कर खड़े हो गए। चले तो वही आवाज़ फिर सुनाई दी। रुककर उन्होंने अम्मी की तरफ देखा, जो खड़ी हुई अपने पैरों की तरफ देख रही थी। क्या तुम्हें भी? पापा के मुंह से बस इतना ही निकला, हाँ। अम्मी ने उनकी तरफ देखकर रुहासी आवाज़ में जवाब दिया। पापा ने उन्हें बहुत गौर से देखा और वो दोनों एक दूसरे को देर तक देखते रहे। थोड़ी देर बाद बड़ी अप्पी ने सहमे सहमे लहजे में आकर अम्मी को बताया कि उन्हें अपनी टांगों से चट चट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अम्मी ने पापा की तरफ बेबस नज़रों से देखा और बड़ी अप्पी को दिलासा दिया, बेटी ये तुम्हारा वहम है। असल में बात यह है कि मुन्नू भैया की वजह से कल से हमारे दिमाग पर लकड़बग्गा सवार हो गया है, और कोई बात नहीं है बेटी। और कोई बात नहीं अम्मी? छोटी अप्पी जो पास आकर खड़ी हो गई थी, घूर कर अम्मी की तरफ देख कर बोली, हाँ और कोई बात नहीं बेटी, और कोई बात नहीं। अम्मी के बजाय पापा ने मुंह फेर कर जवाब दिया। छोटी अप्पी ने कुछ बताने के लिए मुंह खोला ही था कि भाईजान अपने बिस्तर से उठे और 2 कदम चल कर रुक गए और अपने पैरों की तरफ देखकर यूँ देखने लगे जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हों। फिर चले, फिर रुककर कुछ सुनने की कोशिश करने लगे। सब ने भाईजान की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को देखा और वो खामोशी से उनमें आकर मिल गए। इतने में मुलाजिम बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और फूलती हुई सांसों के दरमियान उसने इत्तला दी कि रात पड़ोस के गांव में वो लकड़बग्गा पकड़ लिया गया और अब उसे बांधकर गांव वाले शहर की तरफ ला रहे हैं। वो लोग अब यहाँ थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। खिलाफ तवक्को सबके चेहरों पर हैरत या खुशी की अलामतें गायब देखकर वो सटपटा गया और वापस चला गया। सब खामोश खड़े एक और चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। डरे डरे सब इंतज़ार करते रहे और आखिर में जब मुन्नू भैया जागे तो वो इंतज़ार टूटा। मुन्नू भैया लपक कर उनकी तरफ बढ़े और नींद में डूबे हुए बेचैन लहजे में पूछा, आप लोग इस तरह क्यों खड़े हैं? क्या लकड़बग्गा आया था? नहीं बेटे, वो लकड़बग्गा पकड़ लिया गया। अब उस लकड़बग्गे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर पापा मुन्नू भैया को अंदर वाले कमरे में ले गए और बहुत सी टॉफ़ियाँ देकर उनसे बहुत डरते डरते पूछा, मुन्नू भैया जब तुम चलते हो तो तुम्हारी टांगों से चट चट की आवाज़ें तो नहीं आती? मुन्नू भैया हैरान से खड़े रहे। जल्दी बताओ, चट चट की आवाज़ें तो नहीं आती? बेटे जल्दी बोलो। पापा घबराए हुए लहजे में पूछ रहे थे। नहीं पापा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई लकड़बग्गा हूँ क्या? मुन्नू भैया ने जवाब दिया। इतने में बाहर कुछ शोर हुआ। सब लोग लपक कर खिड़की पर खड़े हो गए। बाहर झांक कर देखा तो सैकड़ों देहातियों की भीड़ के दरमियान वो चला आ रहा था। उसके मुंह पर मसीका बंधा हुआ था और चारों टांगों में जंजीरें पड़ी हुई थीं। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख नज़र आ रही थीं और वो अंदर ही अंदर दांतों से चमड़े के मसीके को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस्म पर मोटी मोटी धाड़ियां पड़ी हुई थीं और अगले पंजे खून से लिथरे हुए थे। मालूम नहीं क्यों पापा, अम्मी, भाईजान, बड़ी अप्पी और छोटी अप्पी सब ने एक दूसरे की आंख बचाकर अपने अपने हाथों की तरफ देखा। देर तक देखते रहे। अब लकड़बग्गा खिड़की के सामने से गुजर रहा था। उसकी टांगों से चट चट की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। पीछे गांव वाले लाठियां और बल्लम लिए चल रहे थे और भीड़ के कदमों से धूल उड़ रही थी। अचानक खिड़की के सामने, बिल्कुल सामने आकर वो रुक गया। चट चट की आवाज़ रुक गई। उसके पीछे चलने वाले लोग ठिठक गए। धूल आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठ गई। खिड़की से झांकते हुए तमाम घर वालों ने सांसें रोक लीं। मुन्नू भैया अम्मी की टांगों से लिपट गए। बाहर की भीड़ एकदम खामोश हो गई। लकड़बग्गे ने खिड़की की तरफ देखा। एक लम्हे तक ऐसे ही देखता रहा। फिर अचानक
लकड़बग्घा बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंसा। लोग समझे शायद मसीका फाड़ने की कोशिश में यह आवाज़ निकली है। किसी देहाती ने पीछे से उसकी कमर पर ज़ोर से लाठी का वार किया और नफ़रत से बोला, साला कुत्ते जैसा बनकर पास आ जाता है और दांव लगते ही लिपट पड़ता है। लकड़बग्घे ने लाठी खाकर यह जुमला सुना और उसकी तरफ देखा। लाठी की ज़र्ब की शिद्दत से उसकी आंखें पसीज गई थीं। भीगी भीगी आंखों से उसने खिड़की की जानिब देखते हुए सब घर वालों को बारी बारी देखा और एक बार फिर बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंसा और चट चट करता भीड़ के साथ आगे बढ़ गया। लकड़बग्घे के साथ की भीड़ अभी निगाहों से ओझल नहीं हुई थी कि थोड़ी देर के बाद पापा खिड़की के पास आए तो अभी भीड़ के कदमों से उड़ी हुई धूल फिज़ा में छाई हुई थी और धूल के परे मुन्नू भैया अपने हमउम्र बच्चों के साथ ज़ोर ज़ोर से बातें करते स्कूल जा रहे थे। पापा को महसूस हुआ जैसे अभी अभी मुन्नू भैया रुके हों और अपनी टांगों की तरफ देखकर कुछ सुनने की कोशिश की हो। पापा ने आंखें बंद करके खुदा से दुआ की कि मुन्नू भैया और उनके साथियों की टांगों से कभी चट चट की आवाज़ें न आएं। मुन्नू भैया और उनके साथी जब निगाहों से ओझल हो गए तो पापा ने खिड़की की सलाखें पकड़कर रेलवे लाइन के पार दूर दूर तक फैली हुई दुनिया को बहुत देर तक देखा और बहुत देर तक सोचा। जब वो वापस मुड़े तो सब घर वाले गर्दनें नीचे डाले खामोश बैठे थे। सब अपनी ज़ात में इतने मायूस और उदास लग रहे थे जैसे किसी वबा के फैलने की खबर सुन ली हो। सब एक दूसरे को नीचे शर्मिंदा निगाहों से देखते रहे। अम्मी ने एक लंबी सांस ली, सब उठ खड़े हुए और फिर सबकी चट चट करती हुई टांगें अपने काम में मसरूफ़ हो गईं।